Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are doing fine. I hope all of you are healthy. I hope all of you are safe. पढ़ना शुरू कर दिया है और टापोटाप पढ़ रहे हो, अपना स्केड्यूल बना लिया है और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस कवर कर रहे हो. You don't have a lot of time, so you need to be scheduled, you need to be disciplined. What we are going to do today? चलो बताती हूँ हम आज क्या करें. Let's go. जी बेटा, हम कर रहे हैं फेथफुलनेस की कॉम्प्रीहेंशन. एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में मिस हो गया था और उसके राइटिंग स्किल्स. ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन फेथफुलनेस द चैप्टर यूनिट 13 इज ऑन द बोर्ड. I have written the helping words. आपको 5 questions attempt करने होते हैं out of 8 and each question is carrying 2 marks each. तो इसका ये मतलब है कि for those 2 marks आपने जो आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसे थोड़े ज़्यादा आंसर देना है ताकि you get full marks. मैंने कंप्लीट आंसर बोर्ड पे नहीं लिखा है बिकॉज आई हैव एक्सपेक्टेड यू टू फ्रेज योर आंसर्स आउट इन दिस ग्रेड. सून यू विल बी लीविंग फॉर कॉलेज एंड यू विल बी ऑफिशियली एडल्ट्स. ठीक है, सीनियर मोस्ट क्लास में हो, मैंने हेल्पिंग वर्ड्स लिखे हैं, आपको पता है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं. बोंगियां नहीं मारनी, ठीक है, मार्क्स लूज नहीं करने. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आज का? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि what case did the young man bring to हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. तो आपने क्वेश्चन में से ही आंसर को शुरू करना है as you have practiced multiple times before. कैसे शुरू करेंगे? हम ये कहेंगे कि the young man brought his father's murder case to the caliph हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. अगर आपने इतना आंसर लिख दिया तो यू विल गेट 2 on 2 मार्क्स. पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने इतना आंसर लिख दिया. तो ख्याल रखिएगा कि मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ड्स लिखे हैं. अगर आपने ये हेल्पिंग वर्ड्स लिख दिए तो यू विल गेट अ बिग 0. ठीक है, अ बिग गूज एग. नहीं ऐसे करना, पूरा फ्रेज आउट करके आंसर लिखना है. हेल्पिंग वर्ड्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि आंसर कैसे लिखना है. वर्बली मैं आंसर इसलिए आपको कंप्लीट सुना रही हूँ ताकि अगर आपको आसानी लगे तो आप मुझे फौरन पॉज कर दे, मैं यही ऐसे जम जाऊंगी. ठीक है, और आप पूरा आंसर अपना लिख लीजिएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल. द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल बिकॉज द कैमल हैड nipped a few leaves from the hanging branches of a tree in his orchard. Right? The old man hurled a stone at the camel because the camel had nipped a few leaves from the hanging branches of the tree in his orchard. Complete answer. Third question is, why did the villager ask Hazrat Umar Farooq Razi Allah Ta'ala Anha to delay the execution? ठीक है, द विलेजर आस्क्ड हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टू डिले द एग्जीक्यूशन बिकॉज. यहाँ से स्टार्ट करने क्वेश्चन से, ठीक है, मिस नहीं करना ये पार्ट. बिकॉज ही वांटेड टू अपॉइंट अ ट्रस्टी टू हैंड ओवर द गोल्ड ऑफ हिज ब्रदर व्हिच हिज फादर हैज लेफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम. सो द रीजन वाज हिज फादर हैज लेफ्ट बोथ ऑफ देम अ handsome amount of gold, and since his brother was very young, he had kept his gold with him, that when he will grow up, he will give back his gold to him. ठीक है, और अब चूंकि वो मर्डर कर चुका था, मर्डर को कन्फेस कर चुका था, तो he wanted a trustee, कोई ऐसा काबिल एतबार शख्स जो उसके भाई को बड़ा होने पर उसके हिस्से का गोल्ड दे दे. ठीक है, तो ये वजह थी उस विलेजर ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से एग्जीक्यूशन 2 दिन डिले करने के लिए रिक्वेस्ट की थी. ठीक है, 3 क्वेश्चंस डन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4.
Okay. Question number 4 asks you, on what condition was the criminal allowed to leave? The criminal was allowed to leave only if he would provide a surety. श्योरिटी क्या थी? हमने अपने पिछले लेक्चर में ग्लॉसरी में डिस्कस किया था कि किसी भी शख्स के बिहाफ पर अगर कोई शख्स अपने आप को पेश कर दे तो वो श्योरिटी होगी. ठीक है, तो the villager, not the criminal, well, he was a criminal as well. The criminal was allowed to leave only on one condition, that he would provide surety on his behalf. Next was, why were sahabas रज़ी अल्लाह ताला अन्हा worried? तमाम असहाबाए कराम उस वक्त क्यों इतना परेशान थे? ठीक है, all the sahabas रज़ी अल्लाह ताला अन्हा were very worried because Hazrat Abu Zar Ghaffari रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was the surety given by the villager, right? And he was to be killed if the villager would not return. So they were worried about his future and his fate. So they were worried about his life and his fate. ठीक है, पॉइंट प्लान पूरा आपके सामने है. They were worried about his safety. Safety वर्ड में भूल गई थी. पॉइंट प्लान पूरा आपके सामने है. आपने इस पॉइंट प्लान को कंप्लीटली अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है, सो दैट यू गेट full 2 on 2 marks in this answer if this answer comes in the exam. ठीक है, let's move on to question number 5. Question number 5 says, why did the accuser forgive the villager? Accusers कौन थे? जिन्होंने इल्जाम लगाया था. Accuse किसको कहते हैं? इल्जाम लगाने को. तो वो दो लड़के जिन्होंने उस विलेजर के ऊपर इल्जाम लगाया था वो अक्यूजर्स थे, और क्यों उन्होंने उसको माफ कर दिया था एंड में. The accusers forgive the villagers because of his faithfulness, his honesty, his truthfulness. They were impressed by his noble character, so they took mercy upon him and forgive him in the name of Allah Almighty, Allah सुब्हान ताला. जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं नबी करीम का नाम सुनने पर, तो रब्बुल आलमीन का नाम सुनने पर हम हमेशा कहते हैं अल्लाह सुब्हान ताला. ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान ताला के नाम पर उन्होंने उस अक्यूजर को माफ कर दिया. अब हम मूव करते हैं वोकैबुलरी. हमने अपने पिछले लेक्चर में वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर A किया था, B1 किया था, B2 किया था. एक क्वेश्चन आपको प्रीफिक्सेस बनाने के लिए कह रहा था और उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए. B1 और B2 फ्रेजल वर्ब्स थे और उनके सेंटेंसेस थे. अब ये वाला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये जो गिवन वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के सेंटेंस ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि एक दफ़ा वो नाउन हो और एक दफ़ा वो वर्ब हो. एक दफ़ा ये वर्ड एज अ नाउन यूज हो रहा हो और एक दफ़ा ये वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा हो. ग्रेड 10 आपको पता है कि आपके पेयर ऑफ वर्ड के सेंटेंसेस आते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को लाइट नहीं लेना, आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को इजी नहीं लेना. वो जो आपके पेयर ऑफ वर्ड के 5 मार्क्स हैं 5 सेंटेंसेस के, बेटा वो 0.5 मार्क है ईच सेंटेंस का, और अगर आपने 3 गलत कर दिए तो बेटा आपके 50% मार्क्स तो वहीं चले गए. लेट्स मूव ऑन टू माय सेंटेंसेस. फॉल, ठीक है, पहले एज अ वर्ब. द बॉय फेल ऑन द ग्राउंड, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, आई फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, गिरना. ठीक है, और एज अ नाउन, fall of an apple is due to gravitational force. fall of an apple, ठीक है, एप्पल की क्या चीज? एप्पल की fall किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. तो ये जो fall of an apple है ये एक एक्शन है, इस एक्शन का नाम है ये. ठीक है, you know that nouns are naming words, तो ये उस एक्शन का नाम है. इधर fall of an apple is not considered as a verb. Remember, it's the name of something that is happening, an event that is happening. ठीक है, lead, leaders must lead from the front.
वो ये कहते हैं कि बॉस जो होता है वो ऊपर बैठा होता है और जो लीडर होता है वो सबके सामने, सबके आगे खड़ा होता है। लीड, ठीक है, आगे रहना, अपने आप को आगे रखना, सारी मुसीबतों को खुद फेस करना, ठीक है। एंड लीड, I could not get any lead on the case. I am a detective. I'm working hard. I'm looking at all the clues and I'm not getting any lead. Lead क्या है? कोई ऐसी डायरेक्शन जहां से मुझे पता चले कि who the culprit was. ठीक है, तो यहाँ पर lead as a noun use हो रहा है, ठीक है। I was holding the dog with its lead. Lead क्या है? वो जो sash आपने उसकी गर्दन में डाली है वो lead है, ठीक है। तो यहाँ पर लीड एज अ नाउन यूज हो रहा है। दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। कंट्रोल, वन मस्ट कंट्रोल वंस डिजायर्स, अपनी डिजायर्स को, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखो, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल है आई हैव फुल कंट्रोल ओवर माई इमोशंस, मुझे अपने इमोशंस पर कंप्लीटली काबू है। डिफरेंस देखा दोनों कंट्रोल का। एक तो कंट्रोल वो होता है जो आप गेम का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, द कंट्रोल पैनल ऑफ माई व्हाट कंप्यूटर्स और PS2 व्हाटएवर, इट गॉट ब्रोकन, ठीक है, वो कंट्रोल डिफरेंट है और काबू पाना कंट्रोल डिफरेंट है, ठीक है। ये कितने थे? 1 2 3 sentences. There are a few more. Let's do those sentences. ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर टुडे। कितनी दफा एप्लीकेशन में लिखा है आई एम अनवेल, आई हैव फीवर, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर टुडे। ग्रांट अलाउ करें, ठीक है। ग्रांट, ये ग्रांट वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो गवर्नमेंट देती है रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज को ताकि वो एक्शंस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। पॉलिटिशियंस गेट मेनी ग्रांट्स, ठीक है। स्टैंड, Why are you standing? ये खड़े होना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग। और स्टैंड जब आप किसी गलत काम के अगेंस्ट, किसी गलत हैपनिंग के अगेंस्ट एक स्टैंड ले ले, वो आपका स्टैंड एज अ नाउन है, ठीक है। आई टुक अ स्टैंड ऑन दिस इशू, ठीक है, ये फिगरेटिवली यूज हो रहा है कि इस गलत काम के अगेंस्ट मैंने स्टैंड लिया, ठीक है। माइंड, आई डिड नॉट माइंड हिज मिसबिहेवियर, बुरा नहीं लगा मुझे, ठीक है। बुरा लगना, माइंड होना, माइंड करना एक वर्ब है, एक्शन है, ठीक है। हाउसएवर, ह्यूमन माइंड इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन, ये आपका दिमाग, रब्बुल आलमीन ने कमाल CPU प्रोसेसर आपको दिया है जिसको हम 25% में नहीं इस्तेमाल करते। जब तक बेटा पढ़ोगे नहीं, सोचोगे नहीं, जेली बीन बन के टीवी के गेम्स के आगे बैठे रहोगे, इस कमाल मशीन को इस्तेमाल नहीं करोगे। आइंस्टाइन जो सबसे इंटेलिजेंट था, उसने अपना दिमाग ओनली 50% यूज किया था। पढ़ना शुरू करो, सोचना शुरू करो, गौर फिक्र शुरू करो, रब के और करीब होगे। डिमांड, ही डिमांड्स अ ह्यूज रैंसम, OMG, they have kidnapped the boy and they are demanding a huge ransom. डिमांड यानी मांगना, ठीक है। और ये वाली डिमांड, ठीक है, ये कौन सी डिमांड है? ये है जरूरत। पहले वाली डिमांड थी मांगना और ये वाली डिमांड है जरूरत। पहले वाली डिमांड थी वर्ब और ये वाला डिमांड है नाउन। स्पोकन इंग्लिश और फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज द डिमांड ऑफ द टाइम, यानी वक्त की जरूरत ये है कि आपके पास स्पोकन इंग्लिश की फ्लुएंसी हो। इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जहां भी आप जाओगे कम्युनिकेट करोगे इंग्लिश में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। डन हो गई हमारी वोकैबुलरी भी डन हो गई इस चैप्टर की, हमारी ट्रांसलेशन भी डन हो गई इस चैप्टर की, हमारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स भी डन हो गए इस चैप्टर के। लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, बिल्कुल आखिर में 2 सवाल उन्होंने दिए हुए हैं राइटिंग स्किल्स के, क्रिएटिव राइटिंग के। आपको मैं हमेशा इसलिए कराती हूँ कि यू मस्ट डेवलप राइटिंग स्किल्स। हर काम हम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं करते, हम काम करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी कॉम्प्रीहेंशन को बेहतर करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए। तो एक्सरसाइज ए राइटिंग स्किल्स की आपसे कह रही है कि विलेजर का
कैरेक्टर स्केच लिखिए। विलेजर का कैरेक्टर स्केच आप कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ड्स आर ऑन द बोर्ड और वो कैरेक्टर स्केच में आपको वर्बली बोल के सुनाऊंगी। अब ये आपकी अपनी कंसेंट है कि आप मुझे सुन के राइट डाउन करते हैं, बिकॉज आई यूजुअली गो वेरी स्लो। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ ताकि आपके लिए लिखना आसान हो, ठीक है? आप उसको लिख लेते हैं। अगर आप लिख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत सेफ हो जाता है, राइट? Again, it's up to you, but my recommendation is to write it down while I'm speaking, right? So the villager was a very strong man. He was truthful and he was honest. He was a very brave person. ठीक है, अब हमने इसकी थोड़ी सी रीजंस देनी है, लॉजिक देना है, इसको टेस्ट के साथ इन्फर करना है जो उसकी क्वालिटीज है। इन्फर का मतलब ये होता है कि उसको टेक्स्ट के साथ इंटरप्रेट करके आपको समझाना है, ठीक है? Howsoever, he was very hot-headed. He could not control his anger when he saw that his camel had died. He hit the old man with the same rock. What happened is that the old man died. When his sons came, he willingly gave up himself to them and went to the court of the caliph and confessed his own crime. And he agreed that he has committed the crime and agreed to the sentence that was given to him after the confession. However, he asked for a few days' time because he had to go back to his parents' house and give the money or the gold that was left by his father for his younger brother. But the villager came back. This shows that he was committed and he was true to his words. He came back to give away his life. He had appointed a trustee to give the gold to his younger brother when he would grow up. Upon seeing this, the accusers left him and they forgave him. ठीक है? सारी qualities are on the board and I have given you the answer as well. आपको मैंने इस कैरेक्टर स्केच को पूरा का पूरा रीड करके सुना दिया है और हेल्पिंग वर्ड्स बोर्ड पे है। आपने इसको नोट डाउन करना है ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो। एक चीज और मेरा बेटा याद रखना कि हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द विलेजर कैन कम इन योर एग्जाम। तो कम से कम आपने अगर ये लिखा हुआ होगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेफ होगा, तो आप उसको फौरन से अटेम्प्ट कर देंगे बजाय ये कि आप परेशान हो। ये थी एक्सरसाइज ए राइटिंग स्किल्स की। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी ऑफ द राइटिंग स्किल्स। कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, आप लोग लिखोगे सारा। याद है इवेंट्स, मैंने सुनाए थे सारे। अब आपकी जो एक्सरसाइज बी है वो ये कह रही है कि आपने इवेंट वाइज जो जो इस स्टोरी में, जो जो इस यूनिट में हुआ है, उसको माइंड मैप बना देना है। उसका एक आपने मैप बना देना है। अगर आप उसमें देखें तो उन्होंने आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दी हुई है और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ इवेंट उन्होंने आपको ऐसे लिख के दिया हुआ है कि आपने ऐसे लिखना है। मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। तो फर्स्ट इवेंट क्या था? फर्स्ट इवेंट और रिकैपिचुलेशन और द समरी ऑफ द स्टोरी, ठीक है? तो फर्स्ट इवेंट क्या था? फर्स्ट इवेंट ये था कि हजरत उमर वाज डीलिंग, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज डीलिंग विथ everyday affairs when two boys came, not men, and accused a villager of their father's death. Second event is that villager accepted
his crime and confessed that even if it was an accident, he had actually killed the old man. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थर्ड इवेंट ये होता है that he was proven guilty and sentenced to death. He was proven guilty and he was sentenced to death. He asked for a few days delay because he had to appoint a trustee for his younger brother and for his younger brother's gold. ठीक है, he asked for a few days delay. ठीक है, Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हा asked him to give a surety and he appointed Hazrat Abu Zar Bukhari रज़ी अल्लाह ताला अन्हा as a trustee. What happened next? The time came and everybody was worried because the villager had not come back, and everybody was worried about the safety and fate of Hazrat Abu Zar Bukhari. And the fifth event is that the villager came back, fulfilling his promise, keeping his promise, and the accusers, upon looking at his nobility, forgave him in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, so this was the mind map, this was the event map, this was the summary of this unit 13 of your book, whose title is Faithfulness. क्विक रिकैप कर लेते हैं आज के लेसन का. आज हमने फेथफुलनेस के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स किए. हमने वोकैबुलरी की एक एक्सरसाइज की जिसमें एक वर्ड को दो तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में यूज करना था, एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. और उसके बाद हमने राइटिंग स्किल्स की जिसमें हमने विलेजर का कैरेक्टर स्केच लिखा और तमाम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, तमाम स्टोरी की, तमाम यूनिट की समरी उसके इवेंट्स के अकॉर्डिंगली नोट डाउन की. ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखना. सारे क्वेश्चन आंसर्स, सेंटेंसेस, कैरेक्टर स्केच, समरी सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना. मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ड्स लिखे हैं, आपने कंप्लीट सेंटेंस फ्रेज आउट करने. ठीक है, मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पूरे सेंटेंसेस बोर्ड पे नहीं लिखूंगी. यू आर इन ग्रेड 10 नाउ. ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखना, सेफ रहना, हेल्दी रहना, पढ़ाई को ड्यू टाइम देना, अपना प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना और ढेर सारा पढ़ना. ठीक है, इंशाल्लाह we'll meet together in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.